शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेशाय भूत 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 भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय योग योग योगेश्वराय भूत भूत भूतेश्वराय काल काल कालेश्वराय शिव शिव सर्वेश्वराय शंभो शंभो महादेवाय निर्गुण गलिया साकरी मरिहेली वहाँ चढ़ो नहीं जा। निर्गुण गलिया साकरी मरिहेली वहाँ चढ़ो नहीं जा। वहाँ चढ़े तो पिया बेले मरिहेली जाए मरिहेली चलो हमारा यूँ तो आवागमन मिट जाए मरिहेली चलो बुरा जीरा दे। कहाँ उगे कहाँ आसते मरिहेली कहाँ उजाला आसते मरिहेली
चलो हमारा देश। अनहद का मैदान में मरहेली मारा साहिब जी से। अनहद का मैदान में मरहेली मारा साहिब जी से। हाँ कहे कबीर धर्म दास से मरहेली। कहे कबीर धर्म दास से मरहेली न तो मरे ना बूढ़ा हो मरहेली वो चलो हमारा देश। या तो लगा भजन वाला बाण मरहेली चलो हमारा देश। हाँ चलो बुरा जी राधे। हाँ चलो हमारा देश। Namaskaram. Namaskaram to all of you wherever you are. नमस्कारम, आप सभी को नमस्कारम, आप चाहे जहाँ भी हों। Bear Butte, अभी हम यहाँ बेरब्यूट ब्लैक हिल्स में हैं, Dakota State. डकोटा राज्य में। The hill or the little mountain that you see behind me is Bear Butte. मेरे पीछे जो आप ये छोटी सी पहाड़ी देख रहे हैं, ये बेरब्यूट है। That has happened because of coming up of ये एक ऐसा रूप है जिसने आकार लिया oil, पिघले हुए मिट्टी और like a volcano. चट्टानों की वजह से, लेकिन ये एक ज्वालामुखी की तरह नहीं फूटा। This region, ये काले पहाड़, Dakota ये इलाका nation, लोकोटा देश के लिए, लोकोटा जनजातियों के लिए बहुत पवित्र है। the land right now. हम अभी लकोटा की भूमि पर हैं। Well, the legend goes, कहानी कुछ इस तरह से है, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, bear, कि कैसे एक भालू like a dragon, और एक in the पानी के शैतान ने, जो एक ड्रैगन की तरह था, उनकी लड़ाई हुई और अंत में itself to death, and the water monster जब भालू की मौत हुई, and whatever else उस ड्रैगन के मुंह से आग निकली came up. This और जो कुछ भी हुआ consolidated in the form of earth. इसी तरह से इस पहाड़ की उत्पत्ति हुई। तो ये एक भालू है जो एक जिसने एक पहाड़ का रूप ले लिया है। ये वो जगह है This is given to the जहाँ by the Native American tribes, particularly Lakota and अमेरिका की जो मूल जनजातियां हैं वो इस जगह को काफ़ी महत्व देती हैं, ख़ास तौर से लगोटा और शैन प्रजातियां। क्रेजी हॉर्स well known and एक सबसे ज़्यादा leader of the Lakotas. और लकोटा के एक बहुत ही जाने माने नेता जो थे, उनके पिता Vision here, उन्हों Bear Butte. उन्हें बेरब्यूट में अपनी दृष्टि प्राप्त हुई थी। तो हम यहाँ बेरब्यूट में हैं। Temperatures have dropped to probably 8. तापमान कम होके 8 तक पहुँच गया है। विंड चिल 5 या 6 डिग्री तक पहुँच गई है। Halfway part of it. तो अगर मैं बीच रास्ते में ही अकड़ जाऊँ, 24 hours. फ्रीज़ हो जाऊँ, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। पिछले 24 घंटों में बहुत तेज़ हवा चलती रही है। Winds and 50 मील की गति से हवाएं चलती रही हैं। 64-65 की गति तक पहुंची हैं वो। गाड़ी चलाने में बहुत दिक्कत हुई। well, तो the virus dances on in the world. वायरस दुनिया में अपना नृत्य कर रहा है, अपनी कीमत वसूल रहा है। India is still over 1,000 deaths per day. भारत में अभी भी हर दिन 1000 से ज़्यादा मौतें हो रही हैं। United States, अमेरिका में करीब हर दिन 1000 मौतें हो रही हैं। same range. ब्राज़ील भी लगभग उसी रेंज में है। दूसरे देश, वहाँ पे मौतों की संख्या कम हुई है, लेकिन इन्फेक्शन अभी भी तेज़ी से बढ़ रहे हैं। और In many countries, कई देशों में, जैसे कि इंग्लैंड European countries, और यूरोप के कुछ दूसरे देश, wave is coming back. दूसरी लहर वापस आ रही है। So it is said every तो ऐसा कहा जा रहा है कि person on the planet धरती पर with the virus.
लगभग हर 250वें व्यक्ति को अभी वायरस का इन्फेक्शन लगा हुआ है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ऐसी भविष्यवाणियां कर रहा है कि वैक्सीन के आने से पहले शायद पूरी दुनिया में मौतों की संख्या शायद 20 लाख से ज़्यादा हो जाए। तो सितंबर के महीने में होने वाले इन्फेक्शंस की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, ख़ास तौर पे भारत में, और ज़्यादातर केसेस 5 राज्यों से होके आ रहे हैं। 55% से ज़्यादा केसेस 5 राज्यों में हैं जिनमें कोविड वायरस बहुत तेज़ी से फैला हुआ है, बड़े पैमाने पर इसका इन्फेक्शन फैला हुआ है। तो ये एक ऐसा समय है जब ज़्यादातर लोग अपना सुरक्षा कवच नीचा कर देते हैं, लेकिन यही समय है जब आपको इस बात का ख्याल रखना है कि आपका व्यक्तिगत व्यवहार कैसा है, लोगों के साथ आप कितनी दूरी बना के रखते हैं। ये बहुत आसान है, आप बस किसी और की सांस के रास्ते में ना आएं। अगर आप बाहर हैं, लोगों के आसपास हैं, तो आपको बस पलट जाना है। ये इससे बचने का एक सरल सा तरीका है, क्योंकि मोटे तौर पर ये सांस के माध्यम से ही आपके अंदर प्रवेश करता है, क्योंकि ये वायरस हवा में है। हालांकि ये आपको वैसे भी आप तक पहुंच सकता है अगर बहुत सारे लोग एक कमरे के अंदर हों तो, लेकिन मूल रूप से अगर आप एक व्यक्तिगत स्तर पर अनुशासन बरकरार रखते हैं तो हम इससे बच सकते हैं। और ये हमारा कर्तव्य है अपने प्रति, दुनिया के प्रति और अपने आसपास के हर व्यक्ति के प्रति कि हम इसे फैलाने वाला व्यक्ति नहीं बने। आइए इसे संभव बनाएं। तो ये कहने के बाद इस बात के कई पहलू रहे हैं कि कैसे कई सारी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। मैं आपको दुनिया के अंत की एक थ्योरी अभी नहीं बताने वाला, लेकिन मैं इस बारे में बात कर रहा हूं कि कैसे अलग अलग प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। एक महत्वपूर्ण चीज़ जो मेरे ध्यान में यहाँ पे आई वो ये थी कि करीब 5600 साल पहले तक, यानी कि 3600 ईस्वी तक, दुनिया के इस हिस्सों में मैमूथ का अस्तित्व था। मैमूथ यानी कि एक बड़ा सा हाथी की तरह का प्राणी जिसके बहुत सारे बाल होते हैं और उसकी बहुत लंबी सूंड होती है। आपने कम से कम उनके चित्र देखे होंगे। उनका यहाँ पे अस्तित्व था सिर्फ 5600 साल पहले। मैं बात कर रहा हूँ जब भारत में महाभारत हो रही थी, उस समय यहाँ मैमूथ चला फिरा करते थे। ज़्यादातर दूसरे हिस्सों में वो विलुप्त हो गए कई दूसरे कारणों के वजह से, लेकिन अंटार्कटिका के सेंट पॉल्स आइलैंड में वो जीवित रहे और वे विलुप्त हो गए। भोजन की कमी की वजह से नहीं या किसी दूसरी पर्यावरण के हालात की वजह से नहीं, बल्कि प्यास की वजह से। क्योंकि जब समुद्र का जल स्तर ऊपर उठने लगा तो नमकीन पानी मिट्टी में घुस गया और उनके पीने के लिए साफ पानी नहीं बचा, तो वो प्यास के कारण मर गए। इतने विशाल प्राणी, भूख के कारण नहीं, किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नहीं, सिर्फ प्यास के कारण। ये हम सभी के लिए एक बहुत अच्छा सबक होना चाहिए। हम इसके बारे में लंबे समय से बात करते रहे हैं। लगातार मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं वही बात बार बार दोहरा रहा हूँ, लेकिन ये बात लोगों को अभी तक समझ नहीं आई है कि ट्रॉपिकल देशों में, उष्णकटिबंधीय देशों में पानी या पानी का ना होना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है, कारण बन सकता है जनसंख्या के विलुप्त होने का, अगर हम ज़रूरी सावधानी नहीं रखते हैं तो। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। कोई व्यक्ति, एक वैज्ञानिक जिनका नाम है जॉन कैल्हॉन, उन्होंने यूनिवर्स 25 का निर्माण किया है। ये करीब 70 साल पहले की बात है। उन्होंने इसे माइस पैराडाइस यानी कि
चूहों का स्वर्ग कहा, जहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पानी और भोजन की व्यवस्था थी, और वहाँ पे चूहों के 4 जोड़े थे। बहुत बड़ी जगह थी, वहाँ पे कोई बीमारी नहीं थी, वहाँ पे उन्हें खाने वाली कोई बिल्लियाँ नहीं थीं। एक तरह से देखा जाए तो ये आधुनिक शहरों के जैसा ही था। कोई उनका शिकार करने वाला नहीं था, कोई खतरा नहीं था। चूंकि वहाँ कोई शिकार करने वाले नहीं थे, चूंकि अभी कोई शिकार करने वाला मौजूद नहीं है, इसलिए इंसान खुद शिकारी बन रहे हैं। कोई दूसरी पर्यावरण से संबंधित जुड़ी समस्याएं नहीं हैं, तो हम मृत्यु की खुद के लिए ही आर्टिफिशियल परिस्थितियां बना रहे हैं। तो चूहों की ये 4 जोड़ियां, इन्होंने कई बच्चे पैदा किए और उनकी जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ने लगी। 300 दिन होते होते या 300 दिनों के थोड़ा आगे उन चूहों के बीच जो नर थे, ऊंचे स्तर के और नीचे दर्जे के, मैं चूहों की बात कर रहा हूं, उनके समाज में भी कुछ ऐसे चूहे होते हैं जो हाई स्टेटस के हैं, जिनका स्टेटस ऊंचा होता है, और कुछ ऐसे चूहे होते हैं जिनका स्टेटस नीचे का होता है। मैं इंसानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चूहों की बात कर रहा हूं। तो धीरे धीरे इन दोनों के बीच अंतर आने लगा, ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और वो लोग जो निचले स्तर पर थे उनको कई चीज़ों से वंचित रखा जाने लगा। मादा चूहिया उनके साथ रिश्ता बनाने से इनकार करने लगी, वो अकेले रहने लगे। और ऐसे चूहे जो समाज के ऊंचे स्तर पे थे, चूहों के समाज में, उन्होंने ज़्यादा खाना खाना शुरू कर दिया। वो बहुत ज़्यादा मोटे होने लगे, और अपनी कर्तव्यों के प्रति वो ध्यान देना उन्होंने बंद कर दिया। बच्चों का ख्याल रखना बंद कर दिया, और धीरे धीरे जो नई पीढ़ी पैदा हुई जिनका ख्याल नहीं रखा गया था, वो बहुत अनुशासनहीन हो गए, वो बहुत ज़्यादा खूंखार हो गए। बिना किसी कारण के वो हिंसा करने लगे, और उनका आपस में उनके संबंध बहुत बुरे हो गए, और इस वजह से समाज में बहुत सारी उथल पुथल शुरू हो गई। और जब तक 920वां दिन आया, तब तक चूहों की जनसंख्या कम होने लगी, और फिर मृत्यु के 2 दौर आए। पहली चीज़ तो ये थी कि लोगों में, उन चूहों में जीने की कोई तमन्ना नहीं थी, तो उनकी जो तमन्ना थी वो मर गई, और उसके बाद चूहे ही मरने लगे, और कुछ ही दिनों में सारे के सारे चूहे मर गए। अभी भी पानी और भोजन उपलब्ध था, कोई शिकारी मौजूद नहीं था, सब कुछ सुरक्षित था, लेकिन फिर भी सारे चूहे मर गए। तो ये ऑरवेलियन एनिमल फार्म की तरह है, जिसमें पहले खुशहाली आई, फिर मृत्यु आई और तबाही आई। कई मायनों में ये आधुनिक समाज का एक प्रदर्शन है। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें समझना होगा। दुर्भाग्य से ज़्यादातर इंसान अपनी खुशहाली से दुखी हैं। जब मैं कहता हूँ कि वो अपनी खुशहाली से दुखी हैं, हो सकता है आप में से कई लोगों को ये थोड़ा अपमानजनक लगे, जो बड़े शहरों में लगते हैं, और आपको लगता है कि आप बहुत दुखी हैं क्योंकि आपकी सबवे सैंडविच 1 मिनट देरी से आई, या आपकी टैक्सी 3 मिनट देरी से आई, या आपका इंटरनेट कनेक्शन 20 सेकंड से ज़्यादा समय ले रहा है। बहुत ज़्यादा दुख है लोगों को इन चीज़ों का। इंसान इस तरह की ढेर सारी पीड़ा से होकर गुजर रहे हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा दुखी हैं क्योंकि वाईफाई बहुत स्लो है। ये विज्ञान है खुद को तबाह करने का। अब ये वायरस आ गया है जो हमारे बीच नृत्य कर रहा है।
also an indication of how we are. ये भी इस बात का संकेत है कि हम किस तरह से अपना जीवन जी रहे हैं। We have a right हमें लगता है to exploit every other life. कि हमें अधिकार है हर दूसरे जीवन का शोषण करने का। Not eating for sustenance and nourishment. हम खाना खाते हैं सिर्फ जिंदा रहने के लिए और पोषण के लिए नहीं। देखिए, आप जो खाते हैं उसका मज़ा लेने का आपको अधिकार है, लेकिन हम इस भोजन को हम अविश्वसनीय स्तर तक ले जा रहे हैं। मुझे विश्वास ही नहीं होता कि युवा लोगों के बीच कुकिंग शो और फूड शो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। वो अपने जीवन में कभी खाना नहीं पकाएंगे, अगर वो पकाएंगे तो कोई उसे नहीं खाने वाला, लेकिन ये शोज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं क्योंकि हम अपने जीवित रहने के लिए जो चीज़ें करते हैं उसका आनंद लेने का जो पागलपन है वो एक बहुत ही बुरे स्तर तक पहुंच गया है, एक ऐसे स्तर तक जो स्वस्थ नहीं है। और इस वजह से कई रूपों में इंसानी जोश कम हो रहा है क्योंकि लोग ज़रूरत से कहीं ज़्यादा खाएंगे। जब हमें साफ साफ पता है कि दुनिया की 35% से ज़्यादा आबादी पर्याप्त पोषण भी हासिल नहीं कर पा रही है। अभी आंकड़े बता रहे हैं कि 35% से ज़्यादा इंसानी जनसंख्या कुपोषित है और 35% से ज़्यादा इंसानी जनसंख्या मोटी है। ये हमें साफ साफ दिखाता है कि इंसान कहाँ है, हमारी चेतना कहाँ है, हमें क्या हो गया है। ये मानवता के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि हर जगह भोजन मौजूद है, उन जगहों पे भी जहाँ ये नहीं होना चाहिए। हर जगह भोजन मौजूद है, कोई शिकारी मौजूद नहीं है, कोई खतरा नहीं है। मोटे तौर पर हमने प्राकृतिक आपदाओं पर भी नियंत्रण हासिल कर लिया है। हमने ऐसे घर बनाए हैं जहाँ हमें मौसम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि अमेरिका में हमारा जो आश्रम है, जो कि हमारे आसपास बहुत ही सुंदर प्रकृति है, हमें वहाँ बहुत बात करनी पड़ती है लोगों को मनाने के लिए कि आपके कमरे में आपको एयर कंडीशन नहीं चलाना चाहिए, आपको खिड़की खुली रहनी चाहिए, आपको प्रकृति का आनंद लेना चाहिए, ठंडी और गर्मी को अनुभव करना चाहिए। क्योंकि कई सारे लोग दुर्भाग्य से प्रयोगशाला में बंद चूहों की तरह रह रहे हैं। हमेशा नियंत्रित तापमान में, अपने घर में, कार में, ऑफिस में, हर समय तापमान बिल्कुल नियंत्रित रहता है। तो प्रकृति के प्रति इस खुलेपन का अभाव, जीवन जैसा है उसे वैसे का वैसा अनुभव करने की चाहत का अभाव, हर समय अपने इर्द गिर्द आर्टिफिशियल परिस्थितियां बनाना जो हर उस आयाम से विलुप्त हैं जिसे हम जीवन कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा अभी यहाँ हवा चल रही है, ठंड है, हमारा पूरा दल यहाँ बैठा है और वो लोग कांप रहे हैं। वो कांप इसलिए भी रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है और वो बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और ठंडे हैं और पिछले 8 दिनों से वो लोग सड़क पर रहे हैं। तो ये ज़रूरत से ज़्यादा सुरक्षित परिस्थितियाँ जिसमें मानवता जी रही है, इसकी वजह से कई मायनों में जनसंख्या बड़े पैमाने पे विलुप्त हो सकती है अगले 100-150 सालों में। तो मैं कोई तबाही की भविष्यवाणी करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, ये जीवन का सहज प्रवाह है। तो समय आ गया है कि हम अपने जीवन को ज़्यादा चेतना के साथ संभालें। एक बार ऐसा हुआ, जैसा कि मैंने कहा, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप एक दुकान में जा सकते हैं और अगले 1 महीने के लिए या 6 महीने के लिए आपको जो कुछ चाहिए आप वो सब कुछ खरीद सकते हैं और अपने घर में उसे रख सकते हैं। अपने घर से 6 महीने तक आप बाहर ना निकलें और आप वहाँ रहें। पानी मौजूद है, बिजली मौजूद है, भोजन है, हर चीज़ जो आपको चाहिए वो आपके पास है। आपको बाहर निकलने की ही ज़रूरत नहीं है। आपको सूर्योदय, सूर्यास्त या खुले आसमान को देखने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा पहली बार हो रहा है। तो ऐसा हुआ, एक युवा व्यक्ति PPL, प्राइवेट पायलट लाइसेंस उसे मिला। एक नया पायलट था वो, उसे अपना हवाई जहाज उड़ाने का लाइसेंस मिला।
A new pilot, एक नया पायलट, has certain characteristics. उसमें कुछ विशेष गुण होते हैं। He flies. वो हवाई जहाज उड़ाता है The airplane is designed to fly. क्योंकि हवाई जहाज उड़ने के लिए ही बना है। Skills sometimes. ज़रूरी नहीं है कि वह आपके गुणों के कारण उड़ रहा हो। तो एक नया पायलट, And Shankaran Pillai got a desire. He wants to fly. और शंकरन पिल्लई को ऐसी इच्छा हुई कि वो उड़ना चाहता है। तो इस पायलट ने कहा कि मैं तुम्हें ले जाऊंगा। Well, out of some obligation, he got onto this little plane and it flew. तो शंकरन पिल्लई इस छोटे से हवाई जहाज में बैठ गए, वो उड़ा और फिर वो लैंड हुआ। Landings. जब हवाई जहाज लैंड करता है, Part of flying. ये हवाई जहाज उड़ाने का सबसे जटिल हिस्सा होता है, लेकिन वो लैंड किया, उसने वो नीचे उतरा। Threw both the pilot and the passenger all over the plane, but it landed. पायलट और पैसेंजर दोनों यहाँ वहाँ उड़ गए, लेकिन हवाई जहाज नीचे उतरा। For these two rides. हाँ, शंकरन पिल्लई ने बाहर उतर कर कहा कि इन 2 सवारियों के लिए धन्यवाद। The young man asked, "What two rides? You had only one ride." युवक ने पूछा, 2 सवारियां क्या, केवल एक ही सवारी हुई? My first and my last. शंकरन पिल्लई ने कहा, नहीं, मैंने 2 सवारियां की, ये मेरी पहली सवारी थी और आखिरी सवारी भी थी। That humanity ये is so secure. दुनिया में पहली बार हुआ है कि मानवता के लिए भोजन की व्यवस्था इतनी सुरक्षित है, और पहले कभी हम इतने व्यवस्थित नहीं थे। Become the last time. कृपया इसे अंतिम सवारी ना बनाएं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है कि Generations कई पीढ़ियों ने हमसे पहले की कई पीढ़ियों ने जितना भी काम किया है हमारे लिए, वो व्यर्थ ना चला जाए। effort that was put in वो सारा the name of creating civilizations across the world. पूरी दुनिया में सभ्यताएं बनाने के लिए जो इतना ज़्यादा प्रयास किया गया ताकि भविष्य की पीढ़ियां वास्तव में अच्छे से जिएं, लेकिन अच्छे से जीने का हमारा विचार विकृत हो गया है। अमेरिका के मूल निवासियों की इस भूमि में होकर, Very, very eye-opening to see. लकोटा निवासियों की इस भूमि में होकर होना, ये बहुत ज़्यादा आँख खोलने वाला है कि कैसे वो लोग धरती माता से बहुत प्यार करते थे और कैसे उन्होंने अपने जीवन को उसके इर्द गिर्द बनाया, प्रकृति के साथ तालमेल में बनाया, अपने पास हर चीज़ के साथ एक जोश के साथ, लेकिन अपने खुद के जीवन और मृत्यु के प्रति पूरी तरह से अनासक्त रहते हुए। तो मुझे लगता है कि आधुनिक समाजों को प्राचीन सभ्यताओं से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि प्राचीन सभ्यताओं में अपने आसपास के जीवन के साथ बहुत तालमेल था। उस तालमेल के बिना हर चीज़ एक समस्या बन जाएगी। आज ये एक बड़े पैमाने पर हो रहा है। दुनिया की बड़ी संस्थाएं भविष्यवाणियां कर रही हैं कि मानसिक विकृति की भी महामारी आने वाली है, आत्महत्या की महामारी आने वाली है। कल ही जापान की एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिनेत्री, जिनका 1 ही साल पहले एक बच्चा पैदा हुआ था, उनका रिश्ता काफ़ी अच्छा था, उनका कैरियर बहुत सक्सेसफुल था, उन्होंने आत्महत्या कर ली। आप हर जगह से ऐसी खबरें सुन रहे हैं। जब कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति मरता है तब आप इसके बारे में पढ़ते हैं, लेकिन ये ऐसी गति से हो रहा है जिस गति से इसे नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग अपनी जान ले रहे हैं, या बहुत सारे लोग अपने जीवन का उद्देश्य खोज चुके हैं। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि उन्हें सुबह क्यों जगना चाहिए। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि उन्हें क्यों उन्हें सूरज की वो पहली किरण अपने ऊपर लेनी चाहिए इससे पहले कि वो धरती पर पहुंचे। बहुत सारे लोग ये भूल चुके हैं कि उन्हें चंद्रमा की किरणों को क्यों सोखना चाहिए। लोग इन चीज़ों को भूल गए हैं। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग, आपको ये प्रयास करना चाहिए। आपको सूरज की रोशनी, सूरज की वो रोशनी आपके ऊपर पड़नी चाहिए इससे पहले कि वो घास पर पड़े। आपके ऊपर चंद्रमा की रोशनी पड़नी चाहिए इससे पहले कि वो फूलों पर पड़े। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में एक सुगंध होगी, एक जोश होगा। क्या ये बताने के लिए कोई शब्द मौजूद है कि जीवन क्या है? इसका कोई शब्द नहीं है, क्योंकि ये पूरी सृष्टि में होने वाली सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शानदार घटना है। तो यही इसी बारे में है। आध्यात्मिक प्रक्रिया का उद्देश्य बस यही है कि आप जीवन हैं, एक पूर्ण विकसित जीवन है। तो हम यहाँ लकोटा लैंड में हैं और हमारी टीम
यहाँ पे कुछ प्रयास करती रही है कि वो कोई लकोटा चीज़ वो सीख सकें। तो चूंकि वो कोई बहुत जटिल गाना नहीं सीख पाए, उन्होंने एक लोरी सीखी है, आपको सुलाने के लिए नहीं, आपको जगाने के लिए। तो ये संभावना कि आप एक संपूर्ण जीवन हैं, आप एक लैब रेट ना बन जाएं, प्रयोगशाला में बंद चूहे नहीं जो खुद को मारने की ओर चल रहा है। तो आपके लिए लकोटा की एक लोरी, ये हमारी टीम गाने वाली है जो हमारे साथ सफ़र कर रही है। My fingertips all going cold. मेरी उंगलियां ठंडी हो रही हैं। Please, there any questions, please? अगर कोई सवाल हो तो कृपया। विशेषज्ञ कहते हैं कि इंसानी सहज बोध या इंट्यूशन मूल रूप से हमारे शरीर का बायोकेमिकल रिस्पॉन्स है। ये एक जन्म से मौजूद आंतरिक बायोकेमिकल एल्गोरिथम जैसा है। अगर ऐसा है तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंसानी भावनाएं भी पैदा की जा सकती हैं। क्या इंसानी सहज बोध वाकई बायोकेमिकल एल्गोरिथम है या उससे भी ज़्यादा गहरे हैं? वेद शिंदे, ईशा होम स्कूल के फाइनल ईयर स्टूडेंट। Well, तो does human intelligence have something to do क्या इंसानी समझ का कोई संबंध है biochemical activity that's happening in our system? हमारे सिस्टम में होने वाली बायोकेमिकल एक्टिविटी के साथ? निश्चित रूप से। Well, when you know today आज आप ये बात जानते हैं कि you being mentally balanced, आपका मानसिक रूप से संतुलित होना या असंतुलित होना, you being stable or unstable, आपका स्थिर होना या अस्थिर होना, or unclear, आपका स्पष्ट होना या अपने दिमाग में अस्पष्ट होना, basis to it, or even इसका एक रासायनिक आधार है। यहाँ तक कि आपका खुशी होना, loving, joyful, दुखी होना, प्यार में होना, नफरत में होना, chemical basis. इन सभी का एक रासायनिक आधार है। One way to understand this is इसे समझने का एक तरीका ये है कि it is all a question of intelligence. ये सारी बात मूल रूप से बुद्धिमत्ता की है। Sit here, अभी wherever you sit, आप यहाँ बैठे हुए हैं या आप जहाँ कहीं भी बैठे हों, whether you make this आप experience of sitting here, यहाँ बैठने के अपने अनुभव को सुंदर बनाते हैं या बदसूरत बनाते हैं, and it is also ये बुद्धिमत्ता का सवाल है और ये केमिस्ट्री का सवाल भी है। ये दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। for some time. मैं इस बात को कुछ समय से कहता रहा हूँ Book scientists और कई सारे टेक्स्ट बुक वैज्ञानिक हैं are thinking this जो सोचते हैं कि ये सब पागलपन है। is good that लेकिन ये अच्छी बात है कि एक स्कूल का लड़का ये सवाल पूछ रहा है। of the textbook. मुझे खुशी हुई कि वो टेक्स्ट बुक से बाहर निकल गए हैं। मैं ये बात कहता रहा हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि सद्गुरु, So many things. ऐसा कैसे हो जाता है कि आप इतनी सारी चीज़ें करते हैं, इतनी अलग अलग तरह की चीज़ें करते हैं? I don't want to list them. It's for you to list them. मैं उनकी लिस्ट नहीं बताऊंगा, आप उसकी लिस्ट बताइए। Myself. अगर आप उसकी लिस्ट बनाते हैं तो मैं अपने भीतर उससे भी कहीं ज़्यादा कर रहा हूँ। तो आप इतना सब कुछ कैसे करते हैं पागल हुए बिना, Losing your mind. अपना मानसिक संतुलन खोए बिना? So many times I said I तो think कई बार मैंने कहा कि मैं अपने पूरे शरीर से सोचता हूँ, आप केवल इससे सोचते हैं। आपके दिमाग का वजन कितना है? 2 पाउंड? 1 पाउंड? pounder or a 2 pounder. मुझे नहीं पता कि आपके पास 1 पाउंड का दिमाग है या 2 पाउंड का। वो चाहे जो भी हो, 1 or 2 pounds. आप 1 या 2 पाउंड से सोचते हैं। मैं 70 kilograms. 74 किलो से सोचता हूँ। So तो it is happening through the entire body. Every ये पूरे शरीर के माध्यम से हो रहा है। body. शरीर की हर कोशिका में इसकी क्षमता है। Not about thinking. बात सोचने की नहीं है। To understand इसे इस तरीके से सोचना बिल्कुल गलत है कि बुद्धिमत्ता विचार है। one small expression विचार of intelligence. बुद्धिमत्ता की बस एक छोटी सी अभिव्यक्ति है। Modern societies have यह एक गलती है जो आधुनिक समाजों ने की है, क्योंकि modern education system आधुनिक शिक्षा पद्धतियाँ made people believe that उन्होंने इंसानों को ये विश्वास दिला दिया है कि केवल विचार ही बुद्धिमत्ता का एकमात्र रूप है। the only form of intelligence. अगर विचार ही बुद्धिमत्ता का एकमात्र रूप है तो स्वाभाविक रूप से आपको लगेगा कि जानकारियों को इकट्ठा करना, जानकारियों को एनालिसिस करना और अपनी एनालिसिस के अनुसार
उसे बाहर अभिव्यक्त करना, इसी में बुद्धिमत्ता है। देखिए, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कोई भी मशीन कर सकती है। ये चीज़ अब आप समझने लगे हैं कि जो सबसे आपको लगता है कि आपका जो विचार बहुत जटिल है, बहुत शानदार है, आपका कंप्यूटर बहुत आसानी से वो कर सकता है। ज़्यादातर बच्चे स्कूल में उन्हें एक ऐसा विषय मिलेगा, हर बच्चा नहीं लेकिन आमतौर पर ज़्यादातर बच्चे, उन्हें लगता है कि गणित सबसे कठिन विषय है। लेकिन आज क्या आप देख सकते हैं कि एक कैलकुलेटर आपके टीचर से ज़्यादा गणित कर सकता है। आपका कंप्यूटर किसी भी गणितज्ञ से ज़्यादा गणित कर सकता है। तो स्वाभाविक रूप से या निश्चित रूप से वो चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा कठिन बौद्धिक प्रक्रिया लगती थी, उसे एक मशीन आपसे कहीं ज़्यादा आसानी से कर रही है। अब लोग दावा कर रहे हैं गणित एक चीज़ है, लिटरेचर दूसरी चीज़ है, म्यूज़िक अलग चीज़ है। नहीं, ये अलग चीज़ें नहीं हैं। बात केवल इतनी है कि गणित में इसमें केवल अंक होते हैं, तो ऐसा लगता है कि ये एक मानवीय विषय नहीं है। बहुत सारे बच्चों को जब वो स्कूल में थे उनको ऐसा लगता था, यहाँ तक कि मुझे भी लगता था कि अलजेब्रा ये कोई इंसानी विषय नहीं, ये किसी दूसरी धरती से आया होगा। तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर स्कूली बच्चे सोचते हैं कि गणित इंसानों के लिए नहीं है, इसीलिए मशीनें उसे अच्छे से कर रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि चाहे वो लिटरेचर हो या म्यूज़िक हो, जिन्हें ज़्यादा इंसानी दिल के प्रवाह का माना जाता है, वो चीज़ें भी मशीन कर सकती हैं। हालांकि अभी हमने उतनी अच्छी मशीनें नहीं बनाई हैं जो वैसा कर सकें, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि काफ़ी सारा म्यूज़िक इलेक्ट्रॉनिक बन गया है। म्यूजिशियन केवल अपना मुंह हिलाते हैं और मशीनें म्यूज़िक बनाती हैं और हर कोई उसे सुन रहा है। एक बहुत ही ट्रेंड कान के लिए मशीन का संगीत शायद उसे बहुत अच्छा ना लगे, क्योंकि अभी मशीनें उस मुकाम तक विकसित नहीं हुई हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अगले 25-50 सालों में, मुझे पता नहीं कितना समय लगेगा, लेकिन निश्चित रूप से ऐसा होगा कि आप अंतर नहीं बता पाएंगे, या शायद मशीनों का म्यूज़िक ज़्यादा परफेक्ट होगा। फिर आप देखेंगे कि लोग गलतियां निकालने लगेंगे। इसे गलतियां खोजने में लोगों को आनंद आने लगेगा। देखिए, एक समय था जब हाथ से बने कपड़े हुआ करते थे इस तरीके से, फिर मशीन से कपड़े बनने लगे, 10,000 मीटर में एक भी गलती नहीं होती थी। लेकिन अब फिर से लोग गलतियां ढूंढ रहे हैं, उन्हें गलतियों में मज़ा आती है, क्योंकि मेरे कपड़े में एक ऐसी गलती है जो बिल्कुल अनोखी है। तो हम फिर से एक बार वहीं पहुंच जाएंगे जहां हम गलतियों खोजने लगेंगे, क्योंकि ये बहुत इंसानी है, गलतियां करना बहुत इंसानी बात है। ओह, मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे इंसान हैं। जीवन के कुछ आयामों में थोड़ी बहुत मशीन जैसी एफिशिएंसी अच्छी होगी। तो जहाँ तक इंट्यूशन या सहज बोध की बात है, इंट्यूशन के बारे में हमें पहली चीज़ ये समझनी होगी कि इंट्यूशन बुद्धिमत्ता का कोई दूसरा स्तर नहीं है। इंट्यूशन सिर्फ गणना करने का एक दूसरा स्तर है। इसका मतलब है, मान लीजिए कि मैं इसे आपके लिए बहुत सरल बना के कहता हूँ, बस समझ के लिए। अभी मान लीजिए कि आपका एक बच्चा था या एक नवजात बच्चा था जो केवल एक कमरे के अंदर ही बड़ा हुआ है, उसने कभी बाहर का कुछ नहीं देखा। अचानक आप उसे बाहर लाके ये पेड़ दिखाते हैं, वो इसे यूं देखता है। आपको पता है वो क्या कर रहा है? वो जानकारी इकट्ठी कर रहा है, रंग रूप, वो कैसे हिलता है, वो कैसा है, वो बस जानकारी इकट्ठा कर रहा है अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। उसे ये पेड़ कुछ मिनटों के लिए देखने दें।
You ask him to, he is grown up. मान लीजिए वो बड़ा हो गया कुछ समय के बाद, और आप उससे कहिए कि एक पेड़ बनाइए। ज़्यादा संभावना इस बात की है कि वो Right. करीब 90% सही चित्र बना देगा। वो Some small things he might have missed. हो सकता है कुछ छोटी छोटी चीज़ें उससे छूट गई हों, जैसे कि ज़्यादातर लोग छोटी छोटी चीज़ों को चूक देते हैं। Small things like life, they miss it. छोटी चीज़ें जैसे कि जीवन, लोग उससे चूक जाते हैं। बाकी सब कुछ वो उन्हें पता चल जाता है। They know उन्हें पता है कि गैलेक्सीज कहाँ हैं, उन्हें सृष्टि के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन जीवन जैसी छोटी चीज़ें, जैसे सांस, जैसे दिल की धड़कन, जैसे कि जीवन के स्पंदन, वो छोटी छोटी चीज़ों को से चूक जाते हैं। लेकिन अब process of assimilating जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया, not logical. पेड़ के बारे में जानकारी जो उसने अपने मन में इकट्ठा की है, ये प्रक्रिया, ये तार्किक प्रक्रिया नहीं है। Saying the leaf is 5 centimeters by 7 वो ये नहीं कह रहा है कि पत्ती this kind of 5 सेंटीमीटर बाय 6-7 सेंटीमीटर की है, जो रंग है वो इन रंगों का कॉम्बिनेशन है। intuitive. नहीं, Just like that. इसमें कोई Comes to तार्किक व्याख्या नहीं है, बस चित्र उसके मन में आ जाता है। सारी जानकारी है, उसकी प्रोसेसिंग हो गई है, और वो बस यूं ही उछलकर बाहर आ जाता है। 1, 2, 3, 4 के सारे चरणों को पार करके वो सीधे वहाँ आ जाता है। that your तो सहज बोध का मतलब ये है कि आपकी गणना इस तरीके से हो रही है कि आप हर बार तार्किक चरणों से होकर नहीं गुजरते। ear more ये निश्चित रूप से using your intelligence. ये अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करने का एक ज़्यादा समझदारी भरा तरीका है। Because if every time you have to क्योंकि अगर हर बार process आपको हर समय एक तार्किक रूप से with small गणना करनी पड़े, तो स्वाभाविक रूप से आप जीवन के छोटे छोटे आयामों से परेशान हो जाएंगे। by the day, आपको क्या लगता है, लोग दिन प्रतिदिन ज़्यादा से ज़्यादा तनावपूर्ण क्यों हो रहे हैं? इसका एक महत्वपूर्ण पहलू ये है, आपको ये बात समझनी होगी, पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा तनाव है या uneducated people, अनपढ़ लोगों को ज़्यादा तनाव है? unfortunately, there दुर्भाग्य से will be no uneducated people left anymore. I'll be the only दुर्भाग्य से अभी कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं बचा है। कुछ समय के बाद शायद मैं इकलौता व्यक्ति बचूंगा जो अनपढ़ है। one. Once I'm gone, maybe this मुझे नहीं लगता, मेरे जाने के बाद शायद अनपढ़ लोगों का ही अनपढ़ लोग ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हर कोई पढ़ लिख रहा है। is educated on something. हर किसी को किसी न किसी चीज़ के बारे में कुछ न कुछ पता है। जैसे ही आप पढ़ लिख लेते हैं, आप तार्किक तरीके से सोचने लगते हैं अपने जीवन के हर पहलू के बारे में। Your life and it doesn't add up and you're stressful. आप अपने जीवन को तार्किक आधार पर बढ़ाने की कोशिश करते हैं और वो बड़ा नहीं होता और आप तनाव में आ जाते हैं। It's gone wrong. कुछ भी गलत नहीं हुआ, आज सुबह सूरज उगा है, हवा में ऑक्सीजन है और आपने अपना नाश्ता भी किया है, लेकिन आप तनाव में हैं। किस लिए? Because क्योंकि you stupid आपका मूर्खतापूर्ण तर्क, logic you're trying to add up. उससे आप ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि आज क्या है, और वो कुछ निष्कर्ष नहीं दिखा रहा है और आप तनाव में हैं। The logical steps. तो इंट्यूशन का मतलब है कि आपकी बुद्धिमत्ता तार्किक चरणों को पीछे छोड़ रही है और सीधे उत्तर तक पहुंच रही है, जो स्वाभाविक रूप से जीवन को संभालने का ज़्यादा समझदारी भरा, I would say ज़्यादा असरदार तरीका है। तो क्या ये केवल बायोकेमिकल रिस्पॉन्स है? मैं कहूँगा 100% हाँ। on me for this all the spiritual सभी आध्यात्मिक शिक्षक मेरे ऊपर कूद पड़ेंगे। सभी आध्यात्मिक क्या कहें, वे सभी लोग जिन्हें लगता है कि वो आध्यात्मिक हैं क्योंकि वो अपने अस्तित्व में अतार्किक हैं, वो सभी मेरे ऊपर झपट पड़ेंगे। want them to understand. लेकिन मैं चाहता हूं कि वो ये समझें कि झपटना भी इसलिए हो रहा है क्योंकि ये एक बायोकेमिकल एल्गोरिथम है। उनके पास बस यही है, क्योंकि जिस चीज़ को वो सही कहते हैं, अगर उस पर खतरा मंडराने लगता है तो वो आपका सिर काटने की कोशिश करेंगे। कितने सिर काट दिए गए सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों ने आपकी फिलॉसफी पे विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि भगवान वहाँ है, आपने कहा यहाँ है, और आपको मार डाला गया क्योंकि उनका बायोकेमिकल एल्गोरिथम उस तरीके से बनाया गया है। We say biochemical तो जब हम कहते हैं बायोकेमिकल एल्गोरिथम, flux, you can set it the way you want. यह हर समय परिवर्तनशील अवस्था में है, आप इसे जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। By genetics, by जेनेटिक्स से, by
कल्चर से, बाहरी प्रभावों से इसे एक तरीके से आकार दिया गया है, लेकिन अगर आप जागरूक हैं तो आप इसे दूसरा आकार भी दे सकते हैं। Is it just biochemical? तो क्या ये सिर्फ बायोकेमिकल एल्गोरिथम ही है? When you say it is just, जब आप कहते हैं सिर्फ, आप सोच रहे हैं कि mechanical process, क्या मैं बस एक यांत्रिकी प्रक्रिया हूँ, मैकेनिकल प्रोसेस हूँ? एक मैकेनिज्म मौजूद है। अब सवाल ये है कि इस मैकेनिज्म को आप जागरूकता के साथ संचालित करते हैं या बिना जागरूकता के। अभी एक बुद्धिमत्ता है, एक सहज बोध का आयाम है, और बुद्धिमत्ता के गहरे आयाम भी हैं जो सृष्टि के निर्माण का ही मूलभूत बुनियाद हैं। सृष्टि की बुनियाद, वो बुद्धिमत्ता भी आपके भीतर मौजूद है। सवाल केवल इतनी है कि किस स्तर तक आपकी पहुंच है। everybody has an arm like. देखिए, हर किसी के पास इस तरह का एक हाथ है, ठीक है? Now, can everybody अब use their arm? क्या हर कोई अपने हाथ को एक ही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है? नहीं। Different people use अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। कोई व्यक्ति बॉल खेलता है, एक तरीके से इस्तेमाल करता है। दूसरा व्यक्ति लेखक है, कोई दूसरा व्यक्ति कलाकार है, वो किसी और तरीके से इस्तेमाल करता है। कोई दूसरा व्यक्ति एक योगी है, वो इसे किसी और तरीके से इस्तेमाल करता है। क्योंकि figured out certain aspects of life, आपने जीवन के कुछ आयामों को समझ लिया है, of life. किसी और ने जीवन के किसी दूसरे आयाम को समझ लिया है। आप किस तरीके से खुद को अप्लाई करते हैं, उसके अनुसार आपका बायोकेमिकल एल्गोरिथम लगातार बदल रहा है। ये प्रक्रिया पहले से तय नहीं है। कुछ चीज़ें पहले से तय हैं, वरना आपके पास शुरुआत के लिए कोई जगह नहीं होगी। जैसा कि मैंने कहा, जेनेटिक्स, कल्चरल, संस्कृति, यानी कई पीढ़ियों की जो सीख है आपके भीतर, वो भी मौजूद है। ये सारी चीज़ें साथ में मिलकर एक एल्गोरिथम मौजूद है, लेकिन ये तय नहीं है, ये तरल है। आप इसे अपने जीवन के हर पल में बदल सकते हैं। तो आपका इंट्यूशन, आपके पास किस तरह का इंट्यूशन है? लोग बस हर समय अनुमान लगाते रहते हैं और सोचते हैं ये इंट्यूशन है। नहीं, अगर आप अपने इंट्यूशन को विकसित करना चाहते हैं तो पहली चीज़ ये है कि आपको ये सीखना होगा कि कैसे बस यहाँ बैठा जाए, पूरी तरह से सतर्क, लेकिन बिना कुछ सोचे। कोई मुझसे पूछ रहा था, सदगुरु जब आप बाइक चलाते हैं आप क्या सोचते हैं? मैं किसी चीज़ के बारे में क्यों सोचूंगा, मैं बस गाड़ी चला रहा हूँ, इसीलिए मैं अभी तक जिंदा हूँ। क्योंकि मैंने अपने जीवन में जिस तरह की खतरे उठाए हैं बाइक पर सवारी करते हुए, मैं अभी तक जिंदा हूँ क्योंकि मैं कुछ भी नहीं सोचता। अगर आपको पता हो कि कैसे यहाँ बस यूं ही बैठा जाए, सतर्क, लेकिन बिना कुछ सोचे, अरे ये कैसे संभव है? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये कैसे संभव है? आपके लिए सोचना कैसे संभव है जब यहाँ इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं? अगर आप उन पर ध्यान देंगे तो आप सोचेंगे नहीं। तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम है आपका ध्यान, आपके विचार नहीं। एक बच्चा जिसने पहली बार ये पेड़ देखा, उसने यही किया था, उसने बस ध्यान दिया। अगर आपके ध्यान देने की क्षमता हर समय सक्रिय है, किसी भी चीज को लेकर किसी भी तरह की धारणाओं के बिना, सिर्फ ध्यान, विचार नहीं, सिर्फ ध्यान, तो आप स्वाभाविक रूप से इंट्यूटिव बन जाएंगे। आपका सहज बोध बहुत विकसित हो जाएगा। लेकिन आपका सहज बोध कैसे काम करता है, आपने क्या देखा क्या नहीं देखा, दुनिया में एक बहुत बड़ा मजाक बन गया है। एक बार ऐसा हुआ, एक दिन शंकरन पिल्लई एक ट्रैक्टर चला रहे थे। उसमें ढेर सारी घास, पीछे के ट्रेलर में बहुत सारी घास भरी हुई थी। आपने भारत में देखा होगा, एक 3 मंजिला इमारत जितनी घास उसके अंदर चढ़ी रहती है ट्रॉली में। तो वो ये ट्रैक्टर चला रहा था और उस समय वो एक जवान आदमी था, और चूंकि उसने ट्रैक्टर ठीक से नहीं चलाया, ट्रैक्टर सड़क के किनारे पलट गया, सारी घास नीचे गिर गई और ट्रैक्टर भी टेढ़ा हो गया। और फिर एक और खेत के सामने ये घटना हुई थी। वो किसान आया और उसने शंकरन पिल्लई को उठाया, उसकी थोड़ी मदद की और उसने कहा, चलो मेरे साथ मेरे घर चलो। उसने कहा, नहीं नहीं, मेरे पिताजी को शायद अच्छा ना लगे, मैं नहीं आऊँगा, मुझे जाना होगा। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मैं कुछ लोगों को लाऊंगा और
ट्रैक्टर को फिर से सीधा करने में मदद करूँगा, तुम मेरे साथ चलो। और वो उसे अपने घर में लेकर गया। उसने कहा आप लंच कीजिए। उसने कहा नहीं नहीं नहीं, अगर मैं खाना खाऊंगा तो शायद मेरे पिताजी को पसंद ना आए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम बैठो, तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, तुम बैठ के लंच करो। तो उसने लंच कर लिया। फिर कुछ देर तक उन्होंने बात की। शंकरन पिल्ले ने कहा मुझे जाना होगा, शायद मेरे पिताजी को पसंद ना आए कि इतनी देर हो गई है। उसने कहा नहीं नहीं, चाय पियो और फिर जाओ। नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पीऊँगा, शायद मेरे पिताजी को पसंद ना आए। उसने कहा कोई बात नहीं, पिताजी की चिंता मत करो, तुम चाय पियो। फिर उसने चाय पी ली। फिर इसने कहा नहीं, मुझे जाना होगा, शायद मेरे पिताजी को पसंद ना आए, शायद मेरे पिताजी को ये अच्छा ना लगे। तो उसने कहा तुम्हारे पिताजी हैं कहाँ? उसने कहा वो घास के नीचे दबे हुए हैं। तो आपका सहज बोध, उसे सही समय पर काम करना होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण। बहुत सारे लोगों को पुरानी चीज़ें याद आती हैं। जब चीज़ें हो जाती हैं तब उन्हें उसका इंट्यूशन होता है, क्योंकि लोग गणना कर रहे हैं। मान लीजिए कि 10 चरण हैं, वो गणना कर रहे हैं 1 2 3 4, और वो बीच में कहीं अटके हुए हैं। और जब वो चीज़ हो जाती फिर वो कहते हैं अरे अच्छा यही था यही था। ऐसे इंट्यूशन का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, उससे कोई मदद नहीं होगी। वो केवल आपकी तार्किक बुद्धि को भी अपंग बना देगा। अगर आप जीवन की जटिलता को तार्किक प्रक्रिया से संभालने की कोशिश करते हैं तो आप निश्चित रूप से पागल हो जाएंगे। निश्चित रूप से ज़्यादातर लोग खुद को कभी भी उस स्तर तक अप्लाई नहीं करते। उनका तर्क 4 चरण लेता है और फिर कहीं और चले जाते हैं वो। अगर वो जीवन के हर आयाम पे वास्तव में तार्किक तरीके से सोचें कि ये पत्ती हरी क्यों है और ये पत्ती पीली क्यों हो रही है, अगर आप हर चीज़ के बारे में तार्किक रूप से सोचें तो इसमें करोड़ों चरण होंगे। सुबह से शाम तक क्या हो रहा है, जब सूरज आसमान से होकर गुजरता है, यहाँ क्या हो रहा है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, लाखों चीज़ें हो रही हैं। अगर आप हर चीज़ को तार्किक तरीके से सोचने की कोशिश करेंगे तो आप निश्चित रूप से पागल हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका ध्यान लगातार चालू है आपके विचार के बिना, तो आप अपने अनुभव से इसे जान जाएंगे, क्योंकि आपने इसे अपने अंदर शामिल कर लिया है। ये इंसानी ध्यान की ताकत है। अगर आपके अंदर पर्याप्त ध्यान है तो आपके लिए सचेतन होना स्वाभाविक होगा। अगर आप सचेतन हो जाते हैं तो आप अपने बायोकेमिकल एल्गोरिथम्स को अपने अनुसार तय करेंगे। आप उसे इस तरीके से प्रभाव डालेंगे कि वो आपके पक्ष में काम करे और आपके आसपास के हर व्यक्ति के फायदे के लिए काम करे। इस हद तक देखिए, बात केवल इंट्यूशन की नहीं है। अगर आपको पता है कि अपने बायोकेमिकल सिस्टम को कैसे संभालें, तो आप अपने आसपास के हर जीवन पर प्रभाव डाल सकते हैं। मैंने आपसे कई बार इस बारे में बात की है कि कैसे दूसरे प्राणी आपके प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं। जैसे कि एक कोबरा, आमतौर पे जो विषैले जीव होते हैं वो आपके अंदर होने वाले बायोकेमिकल फंक्शंस के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। मूलभूत जीवन प्रक्रिया जो हमारे भीतर हो रही है, ये जिस तरीके से मैनेज होती है, वो इसे ही जानने में सक्षम है, सिर्फ उनकी ध्यान देने की क्षमता के कारण, क्योंकि उनका जीवन हमेशा सवाल पे होता है। इस कारण उनका ध्यान एक स्तर पे होता है। तो ये एक चीज़ हुई है। हम जो वो प्रयोगशाला के चूहों के प्रयोग के बारे में बात कर रहे थे, चूंकि उनकी ज़िंदगी सवाल पे नहीं थी, ज़िंदगी तय थी। आज आधुनिक समाज के लिए जीवन तय है, गारंटी है जीवन की। इस वजह से हमारा ध्यान देने का स्तर बहुत कम हो गया है और हमारा विचार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हमें ज़रूरत है ध्यान की। इंसानों का ध्यान सृष्टि में किसी भी दरवाजे को खोल सकता है, लेकिन वो ध्यान ऐसा होना चाहिए जो निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया से मुक्त हो। इसका मतलब है कि आपने जो सीमित जानकारी इकट्ठा की है, उसके साथ आपको हर चीज़ के बारे में निष्कर्ष नहीं निकालने चाहिए, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपको सब कुछ पता है, फिर भी जो जानकारी आपके पास है वो बहुत छोटी है, बहुत सीमित है। अगर आप इस पेड़ को देखते हैं, साल भर देखते हैं कैसे ये पत्तियां गिराता है, नई पत्तियां उगाता है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, आपको इस पेड़ के बारे में
बहुत ही कम चीज़ें पता है। अगर आप इस पेड़ के बायोकेमिकल एल्गोरिथम को समझना चाहते हैं तो हमें नहीं पता कि आपको वो चीज़ समझने में कितना समय लगेगा। तो ये जीवन कहीं ज़्यादा जटिल प्रक्रिया है पेड़ के मुकाबले। तो निश्चित रूप से अगर आप इस पर ध्यान देते हुए अपना पूरा जीवन बिता देते हैं, फिर भी आप जो जानेंगे वो बहुत कम होगा। लेकिन जैसे जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होते जाते हैं, सचेतन होते जाते हैं, आप अपने बायोकेमिकल एल्गोरिथम को तय करते हैं, यानी कि आप अपने अनुभव की प्रकृति खुद तय करते हैं। तो अब सवाल ये था कि क्या हम ऐसी मशीनें बना सकते हैं? हाँ, हम बना सकते हैं। जिस तरह से हम वैसी मशीनें बना सकते हैं जो हमारे लिए गणित कर सकते हैं, हम वैसी मशीनें बना सकते हैं जो हमारे लिए कहानियाँ लिखें, हमारे लिए म्यूज़िक बनाएं। हम ऐसी मशीनें बना सकते हैं जो इंट्यूटिव हों। आपके स्मार्टफोन, आजकल विज्ञापन हो रहे हैं कि ये फ़ोन दूसरे फ़ोनों के मुकाबले ज़्यादा इंट्यूटिव है। इसका मतलब ये है कि इससे पहले कि आप बताएं कि आप क्या चाहते हैं, आपका फ़ोन आपको बता रहा है कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि फ़ोन ने आपको समझ लिया है कुछ हद तक। जिस तरह से आप इंसानों को समझ सकते हैं, दूसरे इंसानों को, उसी तरह आपका फ़ोन आपको समझ रहा है। शायद वो आपसे ज़्यादा आपके बारे में जानता है। उसका आत्मज्ञान नहीं हुआ है, लेकिन कम से कम उसने आपको समझ लिया है। तो ये एक बहुत उचित सवाल है। ये एक ऐसा सवाल है जिसे और भी ज़्यादा गहराई से देखने की ज़रूरत है। सिर्फ इंट्यूशन या भावनाओं के बारे में बात करने के बजाय इसे एक जीवन प्रक्रिया के रूप में देखना होगा, क्योंकि जीवन प्रक्रिया ऐसी है कि बुद्धिमत्ता, इंट्यूशन, विचार, दिल की धड़कन, लिवर का काम, किडनी का काम और स्प्लीन क्या कर रही है, दिमाग क्या कर रहा है, इनके बीच में कोई अंतर नहीं है। ये एक साथ जुड़ी हुई प्रक्रिया है। इसे उस तरीके से समझना ये सबसे महत्वपूर्ण है। केवल तभी आप जीवन को जानेंगे, केवल तभी आप जीवन को पूरी तरह से अनुभव करेंगे, केवल तभी आपको ये पता चलेगा कि आप जीवन को लेके शब्द रहित हो जाएंगे, क्योंकि इसके लिए कोई शब्द नहीं है। क्या कोई शब्द है? क्या कोई ऐसी शब्दकोश है जो इस तरह की घटना का वर्णन कर सके? ऐसा कोई शब्द नहीं है। शब्द इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप छोटे छोटे हिस्सों को देख रहे हैं और उन छोटे छोटे हिस्सों का वर्णन कर रहे हैं और अलग अलग तरह की व्याख्याएं कर रहे हैं, क्योंकि हम हर चीज़ को एक चाबी के छेद से देख रहे हैं, इंसानी बुद्धि के चाबी के छेद से। अगर आप इंसानी बुद्धिमत्ता को अनुमति दें कि वो परावर्तित करे, नहीं, मैं कह रहा हूं कि अगर आप एक शीशे की तरह हो, आईने की तरह हो, जो हर चीज़ को वैसा का वैसा रिफ्लेक्ट करता है, फिर आप देखेंगे कि आपके पास कोई शब्द नहीं है। जीवन क्या है, इसका व्याख्या करने के लिए कोई शब्द नहीं है। जब कोई शब्द नहीं होते तो कोई निष्कर्ष नहीं होते, जब कोई निष्कर्ष नहीं होते तो कोई मृत्यु भी नहीं होती। यही मुक्ति की प्रक्रिया है। मुझे पता है कि आपने एक सरल सा सवाल पूछा था कि क्या मशीनें वैसी बन सकती हैं? मशीन हर वो चीज़ बन सकती हैं जो आप हैं, हर वो चीज़ कर सकती हैं जो आप कर सकते हैं, शायद आपसे बेहतर। जैसा कि आप जानते हैं, मशीनें आपसे बेहतर काम कर रही हैं। बात केवल इतनी है कि वो चेतनता नहीं बन सकती। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम मशीन के अंदर चेतनता लाएंगे। नहीं, वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो जीवन है। आप जिसे चेतनता कहते हैं वो जीवन का मूल सत्व है। वह जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वह जिसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है कि वो क्या है, वह अवर्णनीय शक्ति जो हर चीज़ को संभव बनाती है, वो एक मशीन के अंदर नहीं हो सकती। 100%। नमस्कारम। तंत्र शब्द का अर्थ बहुत ज़्यादा विकृत हो गया है। हर वो चीज़ जो इंसान कर रहे हैं उसी का इस्तेमाल कीजिए खुद को विकसित करने के लिए। ये तंत्र का मार्ग है। तांत्रिक हमेशा देवियों की पूजा करते हैं। आप जीवन के बारे में जो कुछ भी जानना चाहते हैं बस वो ही कह देंगे। अगर आपकी कल्पना शक्ति पर्याप्त बहुत शक्तिशाली है तो आप जो चाहे वो बना सकते हैं। आप उस रूप को जीवन दे सकते हैं और उसे चला सकते हैं। योग को और तंत्र को अलग अलग ना करें। योग, शांभवी महामुद्रा निश्चित रूप से एक बहुत ही परिष्कृत तकनीक है।
तिब्बतीय लोग, चूंकि वो एक ऐसी संस्कृति से आए जो कि तंत्र विद्या में डूबी हुई थी, उन्होंने रागिनी और दागिनी को बुद्ध के साथ जोड़ दिया। कैलाश एक तांत्रिक पर्वत कहलाता है। सद्गुरु एक्सक्लूसिव पर देखें तंत्र के 6 एपिसोड्स।